हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें लेक्चर नंबर आज 22 शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे हम? गुप्त और गुप्तोत्तर काल। उसमें पार्ट 2 पढ़ लिए थे हम, तो पार्ट 3 आज शुरू करेंगे। ठीक है, चलो पहला बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? तो पहला ही ऑप्शन सही है इसमें। एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। देखो, शूद्रक कृत मृच्छकटिकम गुप्तकालीन शासन व्यवस्था और नगर जीवन को जानने का एक बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इसमें क्या है, इसमें इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक एक ब्राह्मण और एक गणिका की पुत्री, क्या नाम था उसका, वसंत सेना, इन दोनों की प्रेम गाथा का वर्णन। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान? सांख्य, सांख्य से संबंधित है तो ये कपिल मुनि से। सांख्य दर्शन कपिल मुनि। ओके, चलो अगला लेते हैं। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित विचारों पर विचार करना है आपको, है ना। सांख्य संप्रदाय पर, सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये पहला गलत है। क्यों क्यों गलत है? क्योंकि सांख्य ऐसा स्वीकार करते हैं, है ना, इसको मानते हैं सांख्य। तो पहला तो हो गया गलत। दूसरा क्या है? दूसरा देखते हैं। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई ब्रह्म प्रभाव अथवा कारक। ये सही है, दूसरा सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी। अगला, योग दर्शन। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। ओके, चलो अगला। निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? अष्टांग योग, तो देखो इसमें से अब आपको बताना है। तो देखो, पहला ही जो है ना, अनुस्मृति, ये अष्टांगिक योग का जो है, इसमें अष्टांगिक योग में नहीं आता है। तो देखो समझ लो पहले क्या क्या है अष्टांग योग। अष्टांगिक योग में शामिल क्या क्या है, सुन लो। तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि योग, उन्होंने 8 अंग बताए हैं योग के। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का वर्णन। मतलब ध्यान और समाधि हो गया ना 8। तो इनका अनुस्मृति 8 अष्टांग योग का अंश नहीं है। कौन सा? ये जो है अनुस्मृति, इसका भाग नहीं है। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, मतलब किसके समकालीन थे? तो ये किसके समकालीन थे? ये थे भैया पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र शुंग, शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग के। शुंग का कार्यकाल कब था? ये पुष्यमित्र शुंग का कार्यकाल था 185 से 149। तो इसी काल में थे पतंजलि। सी। नव्य न्याय संप्रदाय, स्कूल के संस्थापक कौन थे? नव्य न्याय संप्रदाय, तो ये गंगेश थे। कौन? गंगेश उपाध्याय। ओके, बी। चलो, जब तक जीवित रहो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक जीवित रहो, सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण लेना ही क्यों ना पड़े। शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो ये चारवाकों की है। चारवाक बोलते हैं, या जीवते, देखो इनका संस्कृत में एक दोहा है, या जीवते सुखम जीवते ऋणम कृत्वा घत पवेत भस्मीभूत सदैव से पुनरागमन कुतः। मतलब देह जब तक जियो सुख से जियो। तो ये कौन बोलते हैं? चारवाक। ओके, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, अधोलिखित में कौन चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य, सबसे टॉप मूल्य क्या है? यूँ कौन कौन से हैं? तो इनमें सबसे टॉप मानते हैं काम को। काम को परम पुरुषार्थ मानते हैं। कौन? चारवाक। ओके, सी। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय दर्शन के कौन है? ये हैं कौन? गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन? गौतम। अब इंपॉर्टेंट है, देख लेना। गौतम हो गए न्याय दर्शन के। वहीं देखिए कपिल किसके हैं? कपिल ये सांख्य दर्शन के कपिल हैं, सांख्य दर्शन के। कणाद किसके हैं? कणांक वैशेषिक दर्शन के, वैशेषिक। और जैमिनी मीमांसा दर्शन के। देखो अब थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा समझ लो। न्याय दर्शन का प्रतिपादन गौतम ने किया। अच्छा, इसको 2 भागों में बांटा गया न्याय दर्शन। कौन सा? मतलब हाँ, न्याय का शाब्दिक अर्थ बताया है, तर्क और निर्णय लेना। इसका न्याय का शाब्दिक अर्थ इसमें बताया गया। अच्छा, इसमें जो है न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ भी है। कौन सा? गौतम कृत न्याय सूत्र। न्याय सूत्र इसका प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन ए हो गया। चलो, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से संबंधित है। तो ये हो गया मीमांसा। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो मीमांसा के प्रणेता जो बताया ना मैंने, जैमिनी।
जैमिनी थे, ठीक है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इसे हाँ देखो, मीमांसा का दो भागों में बांटा गया है। कौन सा? एक पूर्व मीमांसा और दूसरा है धर्म मीमांसा। जैसे मतलब पूर्व मीमांसा को धर्म मीमांसा ही कहते हैं। इसको पूर्व मीमांसा, देखो, अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः स्थापना की। किसने? पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच श्रृंखला का माना जाता है। मतलब देखो, कुमारिल भट्ट ऐसे प्रमुख थे जिन्होंने जो है मीमांसा दर्शन को दोबारा से स्थापित किया था। मतलब बुद्ध धर्म को प्रतिष्ठा हटा के और जो है वैदिक धर्म को स्थापित किया। तो ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत हैं? वेद शाश्वत हैं, कौन मानता है? ये मानता है भैया मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन मानता है कि वेद शाश्वत हैं, सदा सत्य रहने वाले हैं। अच्छा, ओके। मीमांसा, उत्तर मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत मानता है। पूर्व मीमांसा, देखो दो बताया ना, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, दो भागों में मीमांसा को बांटा गया है। तो पूर्व मीमांसा वेद और कर्मकांड पर विचार करते हैं, पूर्व मीमांसा, और उत्तर मीमांसा वेद के ज्ञान खंड का भाग मानकर उस पर विश्वास करते हैं। कौन? उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, दो भाग। सी, अपूर्व का सिद्धांत। अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये मीमांसा से संबंधित है। किससे? मीमांसा से संबंधित। ओके, चलो अगला, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय सठ दर्शन का भाग नहीं है? अब देखो, भारतीय सठ दर्शन समझ लो कौन सा है। भारतीय सठ दर्शन है, हाँ, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये सठ दर्शन है। तो कौन सा नहीं हुआ? लोकायत और कापालिक। कापालिक ये नहीं हुए, सी ऑप्शन हो गया। तो देखो, आप समझ लो पहले, अब मैं एक बार समझा देता हूँ। न्याय के संपादक कपिल, योग के पतंजलि, सांख्य के सबसे पहले देखो, सांख्य के संस्थापक, सांख्य दर्शन संबंधित कपिल, योग से संबंधित पतंजलि, न्याय से संबंधित गौतम, वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी, वेदांत के संपादक बदरायण, वेदांत बदरायण। ये सठ दर्शन है। ठीक है, सी नहीं है इसमें। अगर कहते हैं निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? किसके द्वारा? तो भक्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा, योग के द्वारा। मतलब किसके? अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत बोलता है कि ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, अद्वैत वेदांत बोलता है। वहीं विशिष्टा दर्शन क्या बोलता है? भक्ति के मार्ग, भक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो अद्वैत बोलता है ज्ञान के द्वारा, अद्वैत दर्शन ज्ञान के द्वारा बताता है। ओके, चलो, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? वेदांत दर्शन, तो कौन सा नहीं है? अभिनव गुप्त का संबंध नहीं है वेदांत दर्शन से। शंकराचार्य हैं, रामानुज हैं, माधव हैं, है ना, इनका संबंध है, लेकिन इसका संबंध नहीं है, ये अभिनव गुप्त का संबंध नहीं है। बी ऑप्शन। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये काल है और किस समय स्टार्ट हुए ना, ये तो है संवत, और कब शुरू हुए ये मिलाना है। ठीक है, तो देखो, विक्रम संवत एकदम क्लियर है, 58 ईसा पूर्व। शक संवत 78 ईसा पूर्व, 4-3 हो गया। गुप्त संवत 320, 4-3-2 हो गए। और कली संवत क्या हो गया? 3102 हो गया। तो कौन सा हो गया? 4-3-2-1, 4-3-2-1, कहाँ पे? ये रहा, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, पुलकेशन द्वितीय। देखो, पुलकेशन द्वितीय का बादामी शिलालेख 465 दिनांकित है ना। इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो क्या है? देखो, 465 दिनांकित किया गया है इसको, तो विक्रम संवत में। तो देखो भाई, किसके हिसाब से? ये शक वर्ष, एक इंपॉर्टेंट है, शक वर्ष 465 है। तो शक स्टार्टिंग कब हुआ? शक हुआ 78 में, और इसको लाना है किसमें? विक्रम संवत में। तो विक्रम संवत है 58 ईसा पूर्व को, 1 ईस्वी से 58 साल पहले। और शक वर्ष शुरू होता है 78 ईस्वी से, तो 78 साल वो और 58 साल ये, इन दोनों को 465 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 465 प्लस 58 प्लस 78, तो इनको ये 601 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आ जाएगा, जोड़ के देख लेना। ठीक है, चलो, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? तो काशी, प्रतिष्ठानपुर, अयोध्या और श्रावस्ती। कौन सा था इसमें से? तो ये था प्रतिष्ठानपुर। देखो, चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल थे। कौन से? सूर्यवंश, अग्निवंश और चंद्रवंश या सोमवंश, ये 3 मूल थे क्षत्रिय वंश के। तो इन्हीं में से एक था चंद्रवंश। तो इनका जो है प्रारंभिक स्थान कहाँ था? प्रतिष्ठानपुर था, सी। अगला, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? ये कौन सी थी? बिल्कुल राइट, बी ऑप्शन, कन्नौज थी। मौखरी गुप्तों के सामंत थे जो मूल थे
गया के निवासी थे और इनकी राजधानी कहाँ है, इन्होंने अपनी राजधानी जब बनाई थी तो कन्नौज स्थापित की थी। ठीक है, इसमें प्रमुख शासक कौन कौन से हुए, हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा, ग्रह वर्मा। ये वर्मा जो है मौखरी शासक। ओके, चलो। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं, किसकी, हरिसेन, कल्हण, कालिदास, हैं, और इनमें से कोई नहीं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, कल्हण। देखो हर्ष जो है, हर्ष के दरबार में कल्हण, मतलब इसके दरबारी कवि थे, कौन के, हर्ष के। और इसका बाणभट्ट दरबारी कवि थे, कल्हण थे। तो कल्हण ने राजतरंगिणी में इसके बारे में लिखा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी बताओ, तो राजधानी कहाँ थी, कन्नौज थी। ये भी मौखरी साम्राज्य की राजधानी भी ये थी कन्नौज, और हर्ष की राजधानी भी ऑप्शन ए कन्नौज थी। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की। क्यों क्यों, क्योंकि वह जो है उसकी बहन थी राजश्री, राजश्री के कार्यों में सहयोग करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी राजधानी कन्नौज स्थापित कर ली थी। कहाँ से, थानेश्वर से। ओके, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया। कहाँ कहाँ, कन्नौज और प्रयागराज में। कन्नौज तो उसकी राजधानी थी, और प्रयागराज को भी, प्रयागराज भी था उसमें महत्वपूर्ण था उस टाइम पे। तो प्रयागराज और कन्नौज में दोनों जगह धार्मिक सम्मेलन स्थापित किए थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ किया था, काशी, अयोध्या, प्रयाग, सारनाथ। इसमें से कहाँ किया था, तो अभी बताया मैंने प्रयाग, अभी पढ़े ना हम लोग, प्रयाग और कन्नौज में किया था। तो इनमें से प्रयाग में, यूपी में किया था भैया। ठीक है, कन्नौज में हालांकि यूपी में, लेकिन इनमें से प्रयाग में किया था। ठीक है, कौन, बौद्ध महासम्मेलन, बी ऑप्शन हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। मतलब दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने, हर्ष का जो दक्षिण की तरफ रुझान था ना, दक्षिण की ओर वो अटैक कर रहा था, तो उसको किसने रोका था, पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी तक पहुंचकर नर्मदा नदी पर हर्ष के आक्रमण को रोका और इसको हरा दिया था। पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को हराया था। इसका पता चलता है हमें पुलकेशन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति और हेनसांग के विवरण से ये बात पता चलती है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर संपन्न। एक और आएगा, उसके बाद हमारा गुप्त और गुप्तोत्तर काल समाप्त हो जाएगा। आशा है आपको पसंद आएगा। आप लोग इसको शेयर वेयर करिए, अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।